हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे, इससे पहले पीवाईक्यू के 6 सेशन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 65 तक। आज हम लोग सेशन नंबर 7 करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 में दिया गया है, ए में है गुप्त शासन का आरंभ, बी में है दक्कन का वकाटक, सी में है कन्नौज का हर्षवर्धन, डी में है समुद्रगुप्त। और सूची 2 में दिया गया है, पहला में है ईयर्स दिए गए हैं, ईस्वी दिया गया है 606 से 647 ईस्वी। सेकंड नंबर में है 375 से 415 ईस्वी। तीसरा में है 335 से 375 ईस्वी। और चौथा में है 320 ईस्वी। तो सबसे पहले देखते हैं गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था। तो गुप्त शासन का आरंभ हुआ था 320 ईस्वी में, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। पर वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त, जो 240 ईस्वी में गुप्त वंश की नींव रखे थे। पर समुद्रगुप्त प्रथम के समय ही गुप्त वंश का असली शासनकाल स्टार्ट होता है। तो 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के समय शुरू हुआ था। तो ए का होगा 4 नंबर 320 ईस्वी। बी का है दक्कन के वकाटक। तो वकाटक वंश का उत्कर्ष काल है 375 से 315 ईस्वी। प्रवरसेन द्वितीय का शासनकाल था इस समय। 375 से 415 ईस्वी प्रवरसेन द्वितीय का शासनकाल था। वकाटक वंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल को। उसके बाद है तीसरा है कन्नौज का हर्षवर्धन। तो कन्नौज के हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 645 ईस्वी। उसके बाद है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 से 375 ईस्वी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा 4 320 ईस्वी। बी का हो जाएगा सेकंड नंबर 375 से 415 ईस्वी। सी का हो जाएगा 606 से 645 सॉरी, यहाँ 45 लिखा हुआ है, आपको यहाँ 47 है, तो यहाँ 47 कर लीजिएगा। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का काल हो जाएगा 1 नंबर। और डी का हो जाएगा 3 नंबर 335 से 375 ईस्वी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। में है, निम्नलिखित में भारत की एकता और अखंडता के बारे में कौन से कथन सही हैं। भारत की एकता और अखंडता के बारे में। तो सबसे पहला है न्यायमूर्ति एस के दास की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत का आयोग का गठन हुआ था। बी में है JBP समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। सी में है JPB ने आंध्र राज्य का समर्थन नहीं किया। डी में है पट्टी श्रीमालू ने JBP के निर्णय का समर्थन किया। ई में है अक्टूबर 1953 में तमिल भाषी राज्य के रूप में तमिलनाडु का निर्माण किया गया। तो देखते हैं क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है न्यायमूर्ति एस के दास की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ था। तो यहाँ पे न्यायमूर्ति एस के दास नहीं, एस के धर होगा। एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ था। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में भी था। तो यहाँ पे एस के धर की अध्यक्षता में, तो ए सही है। उसके बाद है JBP समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी रामास्वामी शामिल थे। तो हाँ, JBP समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, ये सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। उसके बाद देखते हैं, देखिए JPB ने आंध्र राज्य का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पे ये भी सही है, समर्थन नहीं किया था। वो भाषाई राज्य का गठन नहीं करना चाहते थे, जिससे भारत की एकता अखंडता में
कम कम हो जाएगी, इसलिए वो भाषाई राज्य की स्थापना नहीं करना चाहते थे। जेबीबी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। उसके बाद देखिए क्या है, पट्टी श्री रामालू ने जेबीपी के निर्णय का समर्थन किया था, तो नहीं। पट्टाभी श्री मालू ने जेबीपी के समर्थन नहीं किया था, वे उसके खिलाफ 1952 में आमरण अनशन किए थे। इनको पट्टी श्रीमालू को भाषाई राज्य चाहिए था, उसके समर्थन में वो आमरण अनशन किए थे 1952 में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है ई नंबर, अक्टूबर 1953 में तमिल भाषी राज्य के रूप में तमिलनाडु का निर्माण किया गया था, तो अक्टूबर 1953 में तमिलनाडु का नहीं, आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था, तमिलनाडु का नहीं होगा। तो आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का निर्माण हुआ था, तो ये भी गलत है। तो देखिए इसमें से ए, बी और सी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए, बी और सी। तो देखिए भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब हुआ था? न्यायमूर्ति एस के धर के अध्यक्षता में 1948 ईस्वी में। इन्होंने ही कहा था कि राष्ट्रीय एकता के हित ये 2 नंबर का है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इन्होंने ही कहा था कि राष्ट्रीय एकता के हित में भाषाई राज्यों के निर्माण को स्थगित कर देना चाहिए, इससे भारत की एकता और अखंडता में को हानि पहुंचेगी। उसके बाद है देखिए, और जेबीबी समिति का गठन भाषाई राज्य का आकलन करने के लिए किया गया था, तो उस आकलन में इन्होंने कहा था कि भाषाई राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है पट्टाभी श्री रामालू ने जेबीपी के खिलाफ 1952 में आमरण अनशन किया, भाषाई राज्यों के लिए, समर्थन में नहीं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, ना कि तमिलनाडु का। तो इस तरह से 67 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए, बी और सी। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए निम्न में से किसके सुधार के लिए किचनर टेस्ट का प्रयोग किया गया था? तो पहला है देखिए, औपनिवेशिक भारत में स्वास्थ्य प्रणाली, औपनिवेशिक भारत में विदेश मामले में, औपनिवेशिक भारत में नगर पालिका प्रशासन और औपनिवेशिक भारत में सैन्य प्रशासन। तो किचनर टेस्ट का प्रयोग हुआ था औपनिवेशिक भारत में सैन्य प्रशासन के लिए। तो यहाँ देखिए, ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर द्वारा सैन्य प्रशासन में सुधार लाने के लिए किया गया था। किन्होंने किया था? कमांडर इन चीफ, ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर ने, इसीलिए इस टेस्ट का नाम किचनर टेस्ट पड़ा है, कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर के नाम पे। पेशेवर सैन्य संरचना को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कमांडर इन चीफ के तहत सैन्य शक्ति को केंद्रीकृत किया गया था। तो ये सैन्य प्रशासन, औपनिवेशिक भारत में सैन्य प्रशासन के लिए किचनर टेस्ट का प्रयोग किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। संस्कारों की क्रिया में क्रम और विवरण का उल्लेख किसमें है? तो संस्कारों की क्रिया में क्रम और विवरण का उल्लेख किसमें है? तो पहला है गृह सूत्र, दूसरा है शुल्ब सूत्र, तीसरा है पुराण और चौथा है जातक। तो संस्कारों की क्रिया के क्रम और विवरण गृह सूत्र में पाया जाता है। तो देखिए, गृह सूत्र में गर्भ से लेकर मृत्यु तक के घरेलू अनुष्ठानों और संस्कारों की विधि व क्रम का सबसे स्पष्ट विवरण है गृह सूत्र में। तो संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं। मतलब एक बच्चे के जन्म से लेकर के उसके बाद मृत्यु तक, उसके अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। देखिए 16 संस्कार क्या क्या है, तो इसमें दिया गया है गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदा आरंभ, फिर केशांत, समावर्तन,
विवाह, उसके बाद है अंत्योष्टि। ये 16 संस्कार है। इन संस्कारों का उल्लेख हमारे गृह सूत्र में पाया जाता है। तो आगे देखते हैं शुल्ब सूत्र क्या है। तो शुल्ब सूत्र ज्यामितियों और वेदियों के निर्माण से संबंधित है, ना कि संस्कारों से। उसके बाद है पुराण। तो पुराण में पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक वृतांत है। उसके बाद जातक। तो जातक एक बौद्ध ग्रंथ है जो बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गृह सूत्र। संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे के थ्योरी क्लास में मैं इसको अच्छे तरीके से करवाऊंगी डिटेल्स में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। किसके शासनकाल में पहली बार आतिशबाजी के लिए बारूद का उपयोग किया गया था? आतिशबाजी मतलब फटाका के लिए बारूद का उपयोग किया गया था किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है बहलोल लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में, उनके शासनकाल में पहली बार आतिशबाजी के लिए बारूद का उपयोग किया गया था। तो फिरोज शाह कौन थे? फिरोज शाह तुगलक वंश का प्रमुख शासक था जिसने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार आतिशबाजी के लिए बारूद का उपयोग किया गया और पहली बार आतिशबाजी के लिए किया गया बारूद का उपयोग। बाद में सैन्य उद्देश्यों के लिए भी इसका उपयोग होने लगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से देखेंगे। तो इस तरह से मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।